हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स, जिसमें हमने 6 और 7th क्लास की बुक पढ़ी थी। और आज हमारी 7th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, जिसका नाम है हमारे अतीत। सेकंड सेकंड जो है 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक, उसको हम आज पढ़ेंगे। जिसका पहला चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये क्या क्या फोटो दिए हुए हैं इसमें देखते हैं। मानचित्र एक 12वीं सदी के 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप भूमि के समुद्र तक दिखाया गया है। अब इसमें समुद्र तक कैसे दिखाया है उसमें, ये वही है, क्या नाम है इसका, अल इद्रिसी का फोटो दिया हुआ है यहाँ। उसने बनाया ये कुछ पहाड़ बना दिए उसने। ये क्या बनाई, नदियां बनाई, ये छोटे छोटे पहाड़, समुद्र कहाँ गए, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। मानचित्रकार, जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है उसे क्या कहते हैं, मानचित्रकार। मानचित्र एक और दो पर नजर डालिए। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था। जहां यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिणी भारत एक जगह उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। हाँ, जगहों के नाम अरबी अरबी में लिखे हुए में दिए गए हैं। ये है मानचित्र जो 18वीं सदी में बनाया गया। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलॉम द लिस्ले के एटलस नुवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, उसमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ये आज के नक्शे जैसा ही है। और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र दो में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बारे में आप अध्याय 6 में देखेंगे। लेकिन अब भीतरी इलाके पर नजर डालें। क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इस किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से उसका क्या कारण है? ये मानचित्र है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब
बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते तो इनके लिए यह सूचनाओं के लिए संदर्भ का उनकी भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता। नई और पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ-साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ-साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाके से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के लिए कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। क्या आपको ऐसे कुछ शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भ में बदल जाते हैं? किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक एवं जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपके गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, यथा सत्यापन, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर है। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। उससे पहले हम देखते हैं कि
ये बीच में कागज के मूल्य का कुछ दिया हुआ है। इस इन दो पुस्तकों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास अपना कागज नहीं था, उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह आप देखेंगे कि उसने उसने जो लिखी हुई पूरा जानकारी उसके लिए उपयोगी नहीं थी, पर हो सकता है वो आज के लिए कुछ उपयोगी साबित हो सकती थी इतिहासकारों के लिए, पर वो धुल के साफ हो चुकी है। और दूसरी देखें तो एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो कागज अब अधिक महंगा था, कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से आप कागज के बारे में जान सकते। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए इनका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों द्वारा दस्तावेजों के इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरे को रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नकलानविश हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। उससे पहले हमने जो छोड़ दिया है बीच में वो देखते हैं। ये वही वही पुराना अल अलसीदी क्या था जो भी था, वो चित्र एक में यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये इसमें से देख के इसमें से लिख रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र का मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इस लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपि को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर थे कि लोग चलकर संग्रह करता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ये बीच में कुछ लिखावट दी गई है। चित्र 2 में आप देखेंगे कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। निकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है।
प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल कर सकते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इसके बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूर्ण तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए ही मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत को संशोधित करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में इस इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत के बारे में जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इतिहास की इन पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई के रहट, कताई के चरखे और युद्ध के आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इन बारे में कुछ और जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का ये एक रहट दिख रहा है, रहट यानी कुएं से पानी निकालने का एक औजार, महत्व बढ़ गया। उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने के दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ के लोगों, वहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और बुरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण नई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की
जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों ने नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती में से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम किए कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर इन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्ज बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र का कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती हैं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती है, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर एवं गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे? क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में और मुगल अध्याय 4 में जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ के से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसने संपूर्ण द्रविड़ भारत, दक्षिण भारत की भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग इसकी सेना के आगे क्या करते थे? पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करने भी में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। बीच में ये देखें, ये है एक मानचित्र, पुराना मानचित्र जिसमें नदियां और अलग अलग भाग दिए गए हैं और उन भागों के नाम ये नीचे दिया गया है, जिसमें हम देख लेते हैं कि पहले कौन कौन से नाम थे। ये था सिविस्तान, कुछ, मुल्तान, कालानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कनौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, माबार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें मोर देन 50% नाम आपको आज के नामों से जाने पहचाने लगेंगे। और मानचित्र 3 है जो किस बारे में है? मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसंती ममालकीन अल मरमर के अनुसार, बहुत बड़ा नाम है, के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो ये इतना बड़ा था दिल्ली सल्तनत।
क्या आप समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? भाषा का क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लोहारी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाई आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं में के परिवर्तन एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो वो उनके द्वारा उत्खलित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य सामान्य रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 में और 4 में तालिका 1 जो है उसकी तुलना की जा सकती है। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधियों तक चले। 18वीं सदी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे अध्याय 10 में। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप में अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विस्तार में विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न तो कुछ एक समान है। जैसे ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इस इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रिक ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पता लगे कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था? यदि रहा था तो कितने समय तक? पुराने और नए धर्म। इतिहास में जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन
आता गया। क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद हैं? आज हम जैसे इसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देव देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज के पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान से के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर होता था, इनके संरक्षक थे। नए नए शासक और जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन शासकों का समर्थन के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पी, विद्वान या अभिजीत जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना की गई कि भक्त स्वयं पहुंच सके इस विषय में, और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी आपको अध्याय 8 में जानकारी मिली। यही वह युग था जिसमें अन्य उपमहाद्वीपों में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ अपना मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों ने कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का अधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और लोग भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और संफी जैसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास का समय में को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों में बीतने समय के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषताएं रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, गुणों, युगों या कालों में बांटा दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस परिवर्तन के ऊपर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के
विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर में राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपके इस साल का मतलब है 7th क्लास की जो बुक है, इस बुक में इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी ही समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले विषय वर्षों पढ़ी हुई बीती किताबों में करने की कोशिश करें। यहाँ भी संभव हो यह देखें कि क्या बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें और भी कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो इसी के साथ ही एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है कि कल्पना करें आप एक इतिहासकार हैं और आप अध्याय में उत्कलित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझिए कि आपके विचार में उनकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। इसके साथ ही आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इस ये दिखा रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ने का हिसाब से अब खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में मेनली दिया हुआ था कि 700 से लेके 1750 ईस्वी तक के बीच में क्या क्या परिवर्तन आए, उनकी जानकारी हमें कैसे मिली, और इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे और आने वाले बुक्स में क्या पढ़ेंगे और पिछले बुक्स में क्या पढ़ेंगे, उससे के साथ हम इसको जोड़ के देखें। और इसी बुक में हमें हर चैप्टर में कौन से काल और कौन सी बातों की जानकारी मिलती है उसके बारे में एक सारांश के रूप में दिया हुआ था। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को और इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी बुक का 2nd चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।